गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों का क्वेश्चन बचा हुआ था कोलाइडल घोल के प्रॉपर्टीज से संबंधित। वो क्वेश्चन हम पिछले क्लास में कल लिखे थे। स्कंदन मंगन से क्या समझते हैं? व्हाट इज कोएगुलेटिंग वैल्यू? स्कंदक मंगन क्या है? तो ये क्वेश्चन लिखे थे पिछले क्लास में। स्कंदक मंगन क्या है? अंतिम क्वेश्चन। स्कंदक मंगन क्या है? यही देखिए लिखे थे। स्कंदक मंगन क्या है? इंग्लिश के थे कोएगुलेटिंग वैल्यू। स्कंदक मंगन क्या है? कहते व्हाट इज कोएगुलेटिंग वैल्यू? व्हाट इज कोएगुलेटिंग वैल्यू? तो देखिए कहता स्कंदक मंगन क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो बताइए स्कंदक का डिटेल से हम लोग स्कंदन के बारे में सीखे थे। स्कंदन में क्या होता था? तो याद कीजिए, आपको बताए थे कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन। और याद कीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाए थे, इलेक्ट्रोलाइट को मिलाए थे जिसको आप वैद्युत अपघटय कहते थे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलाइट को वैद्युत अपघटय को मिलाए थे तो क्या देखे थे आप? स्कंदन होता। ये नीचे अवक्षेप के रूप में जमा होता, ये स्कंदन होता जिसको आप अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप कहते हैं, ये पीपीटी कहते हैं। ये नीचे जमा अवक्षेप के रूप में ये जमा होता है, पीपीटी जिसको आप कहते हैं। तो इस तरह से ये नीचे जमा हो। तो अब देखिए कि होता क्या है कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का आपको लेना है 1 लीटर। ये 1 लीटर ले। कोलाइडल सॉल्यूशन का कितना लेंगे हम? 1 लीटर लेंगे। और इस 1 लीटर को आपको 2 घंटा में कोगुलेट करना है। कोलाइडल सॉल्यूशन के 1 लीटर का अवक्षेपण कराना है कितना समय में? 2 घंटा। तो किसी भी कोलाइडल घोल के 1 लीटर का अवक्षेपण कराएंगे 2 घंटा में। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जितना मिलीमोल चाहिए उसी मिलीमोल की संख्या को हम लोग स्कंदक मंगन कहते हैं। ये था स्कंदक मंगन, कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो देखिए स्पष्ट आप कह सकते हैं किसी भी कोलाइडल घोल के 1 लीटर का अवक्षेपण या स्कंदन 2 घंटा में करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघटय का जितना मिलीमोल चाहिए
उसी मिली मोल की संख्या को हम लोग कहते हैं स्कंदक मान कहते हैं। तो स्कंदक मान यही होता है कोएगुलेटिव वैल्यू। मान लीजिए आपके पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन का 1 लीटर है, उसको आप 2 घंटा में अवक्षेपित कराए तो 3 मिली मोल आपको जरूरत हो। 3 मिली मोल जब दिए ना तो ये काम हो गया। मतलब यहाँ स्कंदक मान जो होगा इस इलेक्ट्रोलाइट का स्कंदक मान होगा 3। अब आप ही लोग बताइए कि 3 मिली मोल में होगी। अब मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसका 5 मिली मोल चाहिए। यानी जो एक इलेक्ट्रोलाइट का जो काम 3 मिली मोल कर रहा था, उसी काम के लिए आपको दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का 5 मिली मोल चाहिए। सेम कोलाइडल घोल को 2 घंटा में सेम 1 लीटर को अवक्षेपित कराना है तो किसी का 3 मिली मोल काम कर देता है, किसी का 5 मिली मोल चाहिए। तो अब कह सकते हैं कि जिसका 3 मिली मोल काम कर लिया उसका स्कंदक मान तो कम हुआ, लेकिन लगता उसमें अवक्षेपण क्षमता अधिक होगा। इसीलिए ना कि किसी का 5 चाहिए, उसी काम को 3 ये कर दिया। तो मतलब इसमें जो अवक्षेपण क्षमता होगा वो अधिक होगा, तब ने 3 ही कर दिया। तो वास्तव में देखिए स्पष्ट होता है स्कंदक मान जितना ही कम होगा उसका स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो स्कंदन क्षमता को देखने के लिए आपको स्कंदक मान देखना पड़ेगा। स्कंदक मान कम है मतलब कम ही अधिक काम करता है। तो स्कंदक मान यदि कम होगा तो उसका स्कंदन क्षमता अधिक होगी। तो देखिए कितनी बात बता, अब सब बात आपको बता दी। समझ सकते हैं कि किसी भी कोलाइडल घोल के 1 लीटर को 2 घंटा में स्कंदित करना है या अवक्षेपित करना है तो किसी भी वैद्युत अपघटय का जितना मिली मोल चाहिए उसी मिली मोल की संख्या को हम लोग स्कंदक मान कहते हैं। अब मान लीजिए 3 मिली मोल चाहिए तो स्कंदक मान 3 होगा। 5 मिली मोल चाहिए तो स्कंदक मान 5 होगा। अब देखिए स्पष्ट हो रहा है कि स्कंदक मान जितना ही कम होगा उसका स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो चलिए इस बात को अब हम लोग लिख लेते हैं। सभी बच्चे, पहले हिंदी वाले फिर इंग्लिश वाले, सभी लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, अब इसी का आंसर लिखते हैं। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए और लिखिए आराम से। तो लिखेंगे आंसर, देखिए लिखिए किसी भी CS के 1 लीटर का अवक्षेपण 2 घंटा में 2 घंटा में करने के लिए, किसी भी CS के 1 लीटर का अवक्षेपण 2 घंटा में करने के लिए किसी भी वैद्युत
वैद्युत अपघटाय के जितने मिलीमोल किसी भी CS के 1 लीटर का अवक्षेपण 2 घंटा में करने के लिए किसी भी वैद्युत अपघटाय के जितने मिलीमोल की आवश्यकता होती है उसे ही उस वैद्युत अपघटाय का स्कंदन मान कहते हैं। इसी पर स्कंदन मान कहते। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यदि 3 मिलीमोल आवश्यक होता है तो स्कंदन आवश्यक होता है तो स्कंदक मान 3 होगा। स्पष्ट है कि स्कंदक मान जितना ही कम होगा उसका स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। देखिए तो स्कंदक मान जितना कम होगा उसका स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो कह सकते हैं स्कंदक मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्कंदन क्षमता। मतलब क्या स्कंदक मान जब बढ़ेगा तो स्कंदन क्षमता घटेगा। स्कंदक मान जितना ही कम होगा स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो देखिए यही चीज हम लोग सीखे इस स्कंदन मान में। तो ये था आपका स्कंदक मान। तो 2 घंटा में अवक्षेपित कराना है। तो इसी बात को चलिए अब इंग्लिश वाले भी लिख ली। तो लिखे द नंबर ऑफ मिलीमोल the number of millimole required to coagulate the number of millimole required to coagulate 1 liter of NaCS in 2 hours. The number of millimole required to coagulate 1 liter of NaCS in 2 hours is called coagulating value
if 3 millimole is required to coagulate, then value of coagulation is 3. तो value of coagulation is 3. तो if coagulating value increases, its coagulation capacity decreases. तो coagulating value inversely proportional हो coagulation capacity. coagulation capacity. तो इस तरह से देखिए आप कोएगुलेटिंग वैल्यू स्कंदक मान के बारे में हम लोग डिटेल से समझे। अब देखिए क्या सीखे, स्कंदक मान जितना कम होगा उसका स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक हो। जैसे देखिए क्वेश्चन कहते लिखे 4 इलेक्ट्रोलाइट का स्कंदक मान 4 इलेक्ट्रोलाइट का स्कंदक मान क्रमशः 4 इलेक्ट्रोलाइट का स्कंदक मान क्रमशः 1, 3, 5 एवं 7 है। तो किसके लिए स्कंदन क्षमता सबसे अधिक हो? किसके लिए स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगा? देखिए यही प्रश्न, किसके लिए स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगा? इफ coagulating value of 4 different electrolytes are 1, 3, 5 and 7.
देन कोएगुलेटिंग वैल्यू, कोएगुलेटिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए होगा? तो ऑप्शन लिखिए, 1 वाले के लिए, 3 वाले के लिए, 5 वाले के लिए, 7 वाले। तो देखिए अभी हम लोग सीखे थे, खूब बढ़िया से सीखे थे कि कोएगुलेटिंग वैल्यू स्कंदक मान जितना कम होगा उसमें स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। क्यों? तो स्कंदक मान लीजिए 1 ही मिलीमोल जो काम करेगा, उसी काम के लिए यहाँ आपको 7 मिलीमोल चाहिए। अब सोचिए जो 1 करेगा उसी के लिए आपको 7 चाहिए। इसका मतलब है ये 7 चाहिए तो इसका क्षमता कम है, लेकिन इसका केवल 1 चाहिए तो क्षमता अधिक है। इसीलिए कहते स्कंदक मान जितना कम होगा उसका स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो आंसर आपका ये होगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग सीखे स्कंदक मान, कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो चलिए ये था क्वेश्चन रिलेटेड विथ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के गुण से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न को देख रहे थे, और जो भी लिखे हम प्रश्न काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन सब है, ये सब आपके परीक्षा में आते रहता है, तो इसीलिए ध्यान से इसको पढ़ेंगे सभी बच्चे। तो अब चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पढ़ना है आपको, और वो नियम है हार्डी-सुलसे का नियम। तो चलिए काफी वीआईपी है, खास करके कंपटीशन को भी देखें तो वहां भी ये आता है आपको, हार्डी-सुलसे का नियम। ये है हार्डी-सुलसे का नियम, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। एकदम क्वेश्चन आपको 12th में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी यहाँ से आता है, हार्डी-सुलसे का नियम। तो चलिए इंग्लिश लिख लीजिए, हार्डी-सुलसे। यह हार्डी-सुलसे का नियम। आइए सबसे पहले तो कुछ बात आप कह सकते हैं कि ये नियम हार्डी-सुलसे जो नाम है वैज्ञानिक का नाम है, ये हार्डी-सुलसे का नियम है, मतलब हार्डी-सुलसे यह नियम दिया, हार्डी-सुलसे के द्वारा यह नियम दिया। और यह नियम बताता क्या है? तो जानिए, ये नियम बताता है विद्युत अपघटय के अवक्षेपण क्षमता, किसका अवक्षेपण क्षमता कम होगा, किसका अवक्षेपण क्षमता अधिक होगा, ये चीज ये बताता है। हार्डी-सुलसे का जो नियम है यह बताता है विद्युत अपघटय के अवक्षेपण क्षमता को। अगर आप हार्डी-सुलसे का नियम पढ़ लेंगे तो ये पता चलने लगेगा आपको कि किसका स्कंदन क्षमता या अवक्षेपण क्षमता कम है, किसका अवक्षेपण क्षमता अधिक है। इन सभी बात को आप पता करने लगेंगे। तो चलिए पहले इतनी बात लिखते हैं, तो लिखिएगा एक एरो देके, लिखिए यह नियम हार्डी-सुलसे के द्वारा दिया गया था।
कहते हैं दिस लॉ was given by हार्डी सुल्सी। महत्वपूर्ण बात जो बताए आपको, यह नियम वैद्युत अपघटय के अवक्षेपण क्षमता को व्यक्त करता है। यह नियम वैद्युत अपघटय के अवक्षेपण क्षमता को व्यक्त करता है। दिस लॉ एक्सप्रेस द precipitation capacity of any electrolyte, किसी भी वैद्युत अपघटय के अवक्षेपण क्षमता को बताता। नेक्स्ट, इस नियम का महत्वपूर्ण पॉइंट्स निम्न है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स निम्न है। फॉलोइंग आर important points of this law। तो इस नियम का महत्वपूर्ण पॉइंट्स निम्न है। अब आइए इस नियम में क्या कर, चलिए सभी बच्चे लिखेंगे, काम कीजिए, हिंदी वाले इंग्लिश वाले सभी। तब देखिए क्या महत्वपूर्ण बात है। इस नियम का महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है, तो ये डिटेल से हम लोग अब समझते हैं क्या कहा इस नियम में। ये जो हार्डी सुल्से का नियम है, इस नियम में आखिर क्या कहा गया है, तो चलिए आइए समझिए बात। सबसे पहले याद कीजिए, आप पढ़े थे, अगर कॉलाइडल घोल है तो बोले थे कॉलाइडल घोल चार्ज के आधार पर दो तरह का। कॉलाइडल घोल जो होता है चार्ज के आधार पर दो तरह का। कौन जी, तो एक कॉलाइडल घोल है, इस कॉलाइडल घोल पर निगेटिव चार्ज है, और एक कॉलाइडल घोल है, इस कॉलाइडल घोल पर पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से देखिए दो तरह का कॉलाइडल घोल आप पढ़े थे, या तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये निगेटिव चार्ज वाले कॉलाइडल घोल है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले कॉलाइडल। अब इसका अवक्षेपन कराना है, स्कंदन कराना है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाइएगा। तो मान लीजिए आप जो यहाँ वैद्युत अपघटय लेते हैं, वैद्युत घटाय जिसको इंग्लिश में आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, मान लीजिए आप लिए NaC, तो वैद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट लिए आप NaCl लिए,
तो देखिए ये NaCl लिए, तो ये आपको जैसे घोल में जाएगा, इस घोल में आप याद कीजिए, बेसिक क्लास में ही बताए थे, अगर इलेक्ट्रोलाइट है वो घोल में जैसे जाता वो आयन में टूट जाता। इस NaCl को जैसे इस घोल में दीजिएगा ये आयन में टूट जाएगा इस तरह से। देखो Na+Cl-। तो इस तरह से आयन में टूट जाए, और आयन में टूट जाएगा तो जानिए इसमें ये जो Na+ आयन है, ये Na+ आयन इसके लिए काम करेगा, यानी विपरीत आवेश वाले जो आयन होगा वही स्कंदन की क्रिया में भाग ले। मतलब जब घोल पे निगेटिव आवेश होगा तो उस पे ये पॉजिटिव आयन वाले जो हैं वो स्कंदक आयन होगा। स्कंदन की क्रिया में इसके लिए निगेटिव वाले के लिए पॉजिटिव काम करेगा, और ये जो पॉजिटिव वाले हैं इसके लिए ये निगेटिव वाले काम करेगा, यानी विपरीत की बात है। तो वैद्युत अपघटय में उपस्थित वह आयन अवक्षेपण की क्रिया में भाग लेगा जिस पर CS से विपरीत आवेश होगा। देखिए अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव वाला काम करेगा, और पॉजिटिव होगा तो निगेटिव वाला काम करेगा। तो चलिए एक बात हम लोग बहुत अच्छी तरह से सीखे। क्या सीखे? कि अवक्षेपण की क्रिया में वह आयन भाग लेगा जिस पर CS से विपरीत आवेश है, पहली बात। दूसरी बात कहा, जो अवक्षेपण की क्रिया में भाग लेगा उसको स्कंदक आयन कहते हैं। तो इस पॉजिटिव के लिए स्कंदक आयन हुआ Na+, और ये क्या कहते हैं निगेटिव के लिए स्कंदक आयन हुआ Na+, और पॉजिटिव के लिए स्कंदक आयन हुआ Cl-। उसके बाद देखिएगा कि स्कंदक आयन अर्थात ये है, इस पर जो ये आप आवेश देख रहे हैं का ये जितना ही अधिक होगा उसका स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक, यानी स्कंदक आयन जो होगा उस पे चार्ज जितना अधिक होगा उसका स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो चार्ज पर ही निर्भर करेगा, चार्ज बढ़ेगा। जैसे देखिए आपको दे दे Na+, Ca++, Al++, SN++++, और कह दे बताइए इस चारों में किसका स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगा, अवक्षेपण क्षमता किसका सबसे अधिक होगा। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप स्पष्ट कह सकते हैं इसका स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगा। तो स्कंदक आयन पर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका स्कंदन क्षमता बढ़ेगा। तीसरी बात। तो चौथी बात अब तो देखिए आपको क्लियर ही किए, निगेटिव वाले के लिए स्कंदक आयन होगा पॉजिटिव, तो और पॉजिटिव वाले के लिए स्कंदक आयन होगा निगेटिव। तो चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्कंदन मान उसका बढ़ता जाए। तो चलिए आप सभी बच्चे निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो ये लिख रहे हैं हम लोग हार्डी-सुलसे का नियम, बहुत VIP नियम है। सब बात समझ गए सभी बच्चे।
बताइए, अब लिख डालते हैं। इसे हार्डी सुलसे के नियम में क्या लिखे थे कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स निम्न है। तो चलिए एक पॉइंट लिखिएगा। लिखे वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय का वह आयन अवक्षेपण की क्रिया में भाग लेता है, जिस पर वैद्युत अपघटय का वह आयन अवक्षेपण की क्रिया में भाग लेता है जिस पर CS से विपरीत आवेश होता है। तो जिस पर CS से विपरीत आवेश होता है। तो इंग्लिश में भी लिख ली, दैट आयन ऑफ electrolyte takes part in coagulation, which has opposite charge, which has opposite charge, which has opposite charge to the CS, जिस पर CS से which has opposite charge to the CS, CS से क्या होगा, विपरीत आवेश। फिर दूसरा क्या बताए थे, दूसरा बताए थे जो भाग लेगा उसको अस्कंदक आयन कहें। तो दो लिखिए, जो आयन अवक्षेपण की क्रिया में भाग लेता है उसे अस्कंदक आयन कहते हैं। देखो, तो जो आयन अवक्षेपण की क्रिया में भाग लेता है उसे अस्कंदक आयन कहते हैं। द आयन which takes part in precipitation, the ion which takes part in precipitation is called coagulating आयन। तो उसको कोएगुलेटिंग आयन कहते हैं, अस्कंदक आयन कहते हैं। तो दूसरी बात सीख, तो ये अस्कंदक आयन होगी जो अस्कंदन की क्रिया में भाग लेगा। और कौन भाग लेगा, तभी बता रहे थे, जिस पर CS से विपरीत आवेश होगा। नंबर 3 क्या बोले थे, बोले तो स्कंदक आयन पर आवेश जितना अधिक होगा उसका स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो लिखो स्कंदक आयन पर आवेश
जितना ही अधिक होगा उसका स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो आयन पर आवेश जितना अधिक होगा उसका स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो देखो ये सीखे, स्कंदक आयन पर आवेश जितना ही अधिक होगा उसका स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। कहते एज द चार्ज increases on coagulating ion, its coagulating capacity also increases। इसका कोएगुलेटिंग क्षमता इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे एज द चार्ज इंक्रीजेज ऑन कोगुलेटिंग आयन इट्स कोगुलेटिंग कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेज। तो चार्ज जितना अधिक होगा, फिगर से आपको ड्रॉ करके खूब बढ़िया से समझाया था, चार्ज अधिक होगा तो कोगुलेटिंग क्षमता अधिक होगा। तो ये तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात क्या बता रहे थे, अगर ऋण आवेशित CS होगा तो उसके लिए धन आवेशित कोगुलेटिंग आयन होगा। तो लिखिए ऋण आवेशित CS के लिए, ऋण आवेशित CS के लिए स्कंदक आयन, ऋण आवेशित CS के लिए स्कंदक आयन धन आवेशित होगा। ऋण आवेशित CS के लिए स्कंदक आयन धन आवेशित होगा, जिसका स्कंदन जिसका स्कंदक क्रम निम्न, ऋण आवेशित CS के लिए स्कंदक आयन धन आवेशित होगा जिसका स्कंदक क्रम निम्न जैसा होगा। और निगेटिवली चार्ज CS कोएगुलेटिंग आयन इज पॉजिटिवली charged and their order of coagulating
कोएगुलेटिंग कैपेसिटी इज एज फॉलोज। तो देखिए ऋण आवेशित है ना, तो धन आवेशित होगा। जैसे ये Na+ हो, Na+ से अधिक Ca++ का हो, Ca++ से अधिक Al++ का हो, इससे अधिक Sn+++ का। तो देख रहे हैं चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ 1 पॉजिटिव है, यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ 3 पॉजिटिव है, यहाँ 4 पॉजिटिव है। तो अगर इसमें से किसका स्पंदन क्षमता सबसे अधिक होगा तो इसका होगा। क्यों? तो इस पर चार्ज सबसे अधिक है। तो देखते हैं ऋण आवेशित है तो स्कंदक आयन क्या हुआ? धन आवेशित हुआ। और उसके स्कंदन क्रम को हम लोग इस तरह से लिखें। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसका स्कंदन वैल्यू बढ़ेगा। तो इस तरह से देखिए, आपके देख सकते हैं आप निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज दोनों पे हम लोग चर्चा की। लास्ट लिखे तो ऋण आवेशित, अब लिखे धन आवेशित। धन आवेशित CS के लिए स्कंदक आयन ऋण आवेशित, धन आवेशित CS के लिए स्कंदक आयन ऋण आवेशित होगा, जिसका कुछ उदाहरण निम्न है। 4 निगेटिवली 4 पॉजिटिवली चार्ज CS कोएगुलेटिंग आयन इज निगेटिवली चार्ज। सम एग्जाम्पल्स आर एज बिलो। आइए कुछ उदाहरण भी दे दे। इस तरह से देखिए हार्डी-सुलसे का नियम। तो देखिए कौन है? धन आवेशित। तो ऋण आवेशित तो जैसे देखो Cl- इससे अधिक हो जाएगा SO4-, इससे अधिक हो जाएगा PO4-, इससे अधिक हो जाएगा Fe(6) तो इस तरह से देखिए 4 माइनस हो जाए। तो इस तरह से देखिए हम लोग इतना स्पष्ट किए कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा उसका स्कंदन क्षमता बढ़ेगा। यही मेन है इस आपके हार्डी-सुलसे नियम। तो हार्डी-सुलसे नियम कहता है एज चार्ज इंक्रीजेज ऑन कोगुलेटिंग आयन देयर कोगुलेटिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज। चार्ज जितना अधिक होगा, आप निगेटिव वाला में भी देख लिए, पॉजिटिव वाला में भी देख लिए कि चार्ज बढ़ रहा है तो उसका कोगुलेटिंग क्षमता बढ़ रहा है।
तो यही देखिए आपके हार्डी सुलसे का नियम है। इतनी बात अगर आप जानेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। सभी तरह के प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो यही था हार्डी सुलसे का नियम। आइए कुछ जो प्रश्न पूछता है वो क्या है। तो एक क्वेश्चन तो पूछ सकता है, हार्डी सुलसे के नियम को लिखें। तो देखिए कि ये पूछ सकता है, राइट हार्डी सुलसे लॉ। तो ये तो हम लोग आंसर अभी डिटेल से कर दे, तो इसको डू लिख सकते हैं। दूसरा पूछ सकता है आपको, हार्डी सुलसे ऑब्जेक्टिव के लिए, हार्डी सुलसे का नियम बताता है। क्या बताता है? तो वैद्युत अपघटय के अवक्षेपण क्षमता। तो कहता हार्डी सुलसे का नियम बताता है। तो हार्डी सुलसे लॉ टेल्स अबाउट। तो हार्डी सुलसे लॉ टेल्स अबाउट, तो अनुसार क्या कहिए? वैद्युत अपघटय के अवक्षेपण क्षमता। तो अनुसार कहेंगे वैद्युत अपघटय के अवक्षेपण क्षमता, वैद्युत अपघटय के अवक्षेपण क्षमता प्रिसिपिटेशन और कोएगुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वैद्युत अपघटय की अवक्षेपण क्षमता को प्रिसिपिटेशन और कोगुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसी को बताता है हार्डी सुलसे का नियम। तो ये हार्डी सुलसे का नियम, तो इस तरह से कह सकते। नेक्स्ट लिखिए, निम्न में से किस आयन का अवक्षेपण क्षमता सबसे अधिक होगा? निम्न में से किस आयन का अवक्षेपण क्षमता सबसे अधिक होगा? कोएगुलेटिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम 4। तो किसके लिए कोएगुलेटिंग क्षमता जो है वो कोएगुलेटिंग क्षमता सबसे अधिक होगा? कोएगुलेटिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम 4। तो लिखो ऑप्शन Na+ Cl- Ba++
Al+++। तो देखिए ये दिया कारा, बताइए किसका अवक्षेपण क्षमता सबसे अधिक हो। तभी आप क्या पढ़ रहे थे, जिस पर आवेश सबसे अधिक हो। वो निगेटिव है पॉजिटिव, इससे कोई बहस नहीं, केवल देखना अधिक कौन है। तो देखो एक पर एक गो है, इस पर भी एक है, इस पर 2 है, लेकिन इस पर 3 है। तो जिस पर आवेश अधिक होगा उसका अवक्षेपण क्षमता अधिक होगा। मतलब आंसर जो होगा आपको ये डी नंबर होगा। तो इसका अवक्षेपण क्षमता सबसे अधिक होगा एज पर हार्डी-सुलसे लॉ, हार्डी-सुलसे नियम के। नेक्स्ट लिखिएगा, एक धन आवेशित CS के लिए कौन सबसे अच्छा स्कंदक आयन होगा। तो कहता है एक धन आवेशित CS के लिए कौन सबसे अच्छा स्कंदक आयन होगा। तो कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, which of the following is the better coagulating ion for positively चार्ज CS। तो कहता बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर कोएगुलेटिंग आयन। तो बेटर कोएगुलेटिंग आयन फॉर पॉजिटिवली चार्ज CS, धन आवेशित CS के लिए कौन सबसे अच्छा होगा। तो लिखिएगा Sn+++, B लिखिए Ca++, C लिखिए Cl-, D लिखिए PO4-। तो जरा देखिए क्या आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए धन आवेशित है, तो धन आवेशित के लिए स्कंदक आयन जो होगा वो ऋण आवेश वाला। तो पहले तो ये दोनों होगा ही नहीं, अगर आप गलती कर बैठेंगे तो फिर ये मार देंगे, ये गलत हो जाए। तभी हम लोग क्या सीखे थे कि धन आवेशित अगर है तो उसके लिए स्कंदक आयन होगा ऋण आवेश वाले, मतलब ये दोनों तो नहीं होगा, इस दोनों में जाना पड़ेगा। और इस दोनों में जाना पड़ेगा तब बताइए क्या कहते हैं कि चार्ज जितना अधिक होगा तो वो होगा। तो धन आवेशित है तो स्कंदक आयन होगा ऋण आवेश वाले, और उसमें भी अच्छा वह होगा जिस पर अधिक आवेश होगा। तो कौन आंसर हो जाए, ये डी हो जाए। तो इस तरह से देखिए आप कह सकते हैं कि कौन सा होगा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं हार्डी-सुलसे का नियम, ये हार्डी-सुलसे का नियम है। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, एक ऋण आवेशित CS के लिए कौन सबसे अच्छा स्कंदक आयन होगा। Which of the
following is the better coagulating iron for negatively charged CS। तो निगेटिवली ऋण आवेशित CS के लिए, तो ऋण आवेशित CS के लिए तो ऑप्शन लिखिए FeCN6। ये देखिए SO4 माइनस में C कहते हैं Na प्लस, D कहते हैं Al प्लस प्लस प्लस। अब देखिए कौन होना चाहिए, तो कौन वाला है, देखिए ऋण आवेशित है, और ऋण आवेशित के लिए तो कोगुलेटिंग आयन ऋण आवेशित वाले होगा ही नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं। कौन होगा, धन आवेश वाले, तो धन आवेश वाले दो हैं ये, तो जो वो होगा जिस पर अधिक चार्ज, तो देखिए ये होगा। इस तरह से देखिए हम लोग हार्डी-सुलसे के नियम को यहाँ पर कंप्लीट रूप से खत्म कर लिए। अब आप इस पर आधारित प्रश्न बनाइए, आपसे प्रश्न नहीं टिकेगा, सभी प्रश्न को आप बना सकते हैं। ऐसे हम क्वेश्चन के रूप में भी जैसे जैसे पूछता है सबको लिख दिए हैं। आप भी अगर पढ़ेंगे, बुक से क्वेश्चन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो देखिएगा निश्चित रूप से आप देखेंगे कि प्रश्न वास्तव में बनता है, किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। तो ये देख रहे थे हम लोग हार्डी-सुलसे का नियम। अब इस कोलाइडल घोल का अंतिम टॉपिक चलेगा, आपको याद होगा हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला बेसिक पढ़े थे, फिर एडजोर्प्शन पढ़े थे, फिर तीसरा कोलाइडल घोल पढ़ रहे हैं, जो कल आपका खत्म हो जाएगा कोलाइडल घोल। और तब अंतिम टॉपिक होगा, छोटा सा टॉपिक है, कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस। तो चलो अगला जो टॉपिक आपका होगा एप्लीकेशंस ऑफ CS। एप्लीकेशंस ऑफ CS। तो इसी जगह से हम लोग अगले दिन मिलेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ CS तब कोलाइडल घोल का अनुप्रयोग। तो इसी अनुप्रयोग से हम अगले दिन आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर कीजिए, नहीं तो फिर पछताइएगा। देखते ये चैप्टर आपका खत्म होने जा रहा है। अब 2 से 3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पता आज आपका संडे है और मंडे और ट्यूसडे 2 दिन तो आपको ऑर्गेनिक मिलता है। तो बस कल और परसों 2 दिन हम ऑर्गेनिक लेके आएंगे। तब तक इस चैप्टर को रिवीजन करते रहिए, और उधर कल जो आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा ऑर्गेनिक का। 2 दिन 3 दिन हम क्लास लिए थे, उसका रिवीजन कर लेंगे तो फिर आपका काम इजीली होगा। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे रिवीजन करते रहेंगे, सभी को पढ़ते रहेंगे, ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। तो आज आपका क्लास यहीं पे अंत होने जा रहा है। लेकिन जैसा कि सब दिन आपको कहते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, तो फिर आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, सबको आप इजीली समझ सकते हैं। लेकिन आप काम जब करते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा दायित्व तो बनता है, आप उसको लाइक निश्चित रूप से करें, क्योंकि उसी से सब काम होता है हमारा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, तो अधिक से अधिक लोगों के बीच ये काम करें, ताकि आपका काम आगे और बेहतर से बेहतर हो। तो सभी बच्चों को धन्यवाद।